मैंने अपनी जिंदगी में कई राजा महाराजा देखे हैं, उनके दरबारों की शानो शौकत भी देखी है, लेकिन राजा मानसिंह जैसा कोई नहीं। उनका नाम आज भी इतिहास के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से निष्ठा और विरासत के कई सवाल उठते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है और सच कहूं तो मैंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल से जूझते हुए देखा है। वो एक ही वक्त में एक शासक थे, एक सेनापति थे, एक दरबारी थे और इन सब किरदारों के बीच वो एक इंसान भी थे। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता था। सलाहकार होने के नाते मैंने उनकी दुविधाओं को, उनकी जीतों को और उनके उन मौन संघर्षों को भी देखा है जो शायद ही किसी और ने देखे होंगे। तो चलिए आज उनकी कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो किताबों के पन्नों में शायद न मिले, बल्कि मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित है। ये समझने के लिए कि वो क्या बने, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो असल में थे कौन। उनकी वो दोहरी पहचान, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनी और सच कहूं तो सबसे बड़ी ताकत भी। देखिए, जन्म से वो एक राजपूत राजकुमार थे, अपनी मिट्टी, अपनी परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए। लेकिन उनकी किस्मत उन्हें मुगल दरबार की उस चकाचौंध और राजनीति में ले आई जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। ये जो समय रेखा है, ये उनके असाधारण जीवन के बस कुछ पड़ाव दिखाती है। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो मुगल दरबार में आए और अपनी आखिरी सांस तक वो साम्राज्य और अपने राज्य दोनों के प्रति अपने फर्ज को निभाते रहे। मैं अक्सर कहा करता था, उन्होंने मुगल शमशीर को उतनी ही सफाई से चलाना सीखा जितनी सफाई से वो अपनी राजपूत तलवार चलाते थे। उन्होंने इन दोनों संस्कृतियों को अपने अंदर ऐसे मिला लिया जैसे दो अलग अलग नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। तो अब हम उनके जीवन के उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए इतिहास उन्हें सबसे ज्यादा जानता है, उनकी सैन्य प्रतिभा। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो सम्राट की इच्छा शक्ति का जीता जागता स्वरूप थे। उनकी रणनीति की समझ का सबसे बड़ा सबूत बिहार में अफगान विद्रोह का दमन था। वो एक ऐसी जंग थी जहां सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि दिमाग भी आपस में लड़ रहे थे। उस समय की सामरिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी मुगल सेना की भारी भरकम घुड़सवार सेना और तोपखाना, तो दूसरी तरफ थे अफगान, जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और छापामार युद्ध में माहिर थे। ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती थी। और बस यहीं पर मेरे स्वामी की प्रतिभा सामने आई। उन्होंने एक 3 चरणीय रणनीति अपनाई। सबसे पहले विद्रोही नेताओं को उनके समर्थकों से ही काट दिया, फिर कूटनीति का इस्तेमाल करके स्थानीय सरदारों का भरोसा जीता और आखिर में विद्रोह की आग दोबारा न भड़के इसके लिए छोटी छोटी तेजी से चलने वाली सैन्य टुकड़ियां तैनात कर दी। यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने अपनी दोहरी पहचान को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। दिल एक राजपूत का जो बहादुरी से लड़ता था और दिमाग एक मुगल रणनीतिकार का जो हर चाल सटीकता से चलता था। एक महान योद्धा होने के अलावा राजा मानसिंह एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्हें अक्सर साम्राज्य के सबसे अशांत कोनों में शांति स्थापित करने का मुश्किल काम सौंपा जाता था। काबुल, बिहार, बंगाल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर में साम्राज्य की सबसे अस्थिर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाएं थीं। इन इलाकों पर हुकूमत करना किसी जंग को जीतने से कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। और यहीं उनकी प्रशासनिक शैली का अनोखापन साफ दिखता है। जहां दूसरे शासक बल के जोर पर अपनी हुकूमत थोपते थे, वहीं राजा मानसिंह ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने वहां की स्थानीय परंपराओं का सम्मान किया, कला को बढ़ावा दिया और टैक्स की ऐसी व्यवस्था बनाई जो लोगों के लिए बोझ न बने। एक सलाहकार के तौर पर मैंने ये भी देखा कि हर कामयाबी के साथ दरबार में उनके दुश्मन भी बढ़ते जाते थे। उन्हें सिर्फ सीमाओं पर विद्रोहियों से नहीं, बल्कि महल के अंदर चल रही राजनीतिक साजिशों से भी हर रोज निपटना पड़ता था। जंग और सियासत के इस शोर से दूर मेरे स्वामी का दिल कला और वास्तुकला में बसता था। वो अच्छी तरह जानते थे कि साम्राज्य तलवारों से जीते जाते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं अपनी संस्कृति से। उनकी बनाई इमारतें खुद उनकी पहचान की तरह थीं, मुगल और राजपूत शैलियों का एक खूबसूरत संगम। उन्होंने वृंदावन में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो उनके अपने धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था को दिखाता है।
साथ ही उन्होंने संगीत जैसी कलाओं को भी पूरा संरक्षण दिया। उनके संसाधनों का बंटवारा उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ किलों की दीवारें ही मजबूत नहीं की, बल्कि मंदिर बनाने, कला को बचाने और नगरों की योजना बनाने में भी बराबर का निवेश किया। उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और अब हम उनके जीवन के आखिरी अध्याय पर आते हैं। यहाँ हम उनकी उस जटिल विरासत का मूल्यांकन करने की एक कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मुगल साम्राज्य के लिए उनकी सैन्य सेवा बेजोड़ थी। उन्होंने सचमुच अपनी तलवार से साम्राज्य का नक्शा बदल दिया। और ये भी उतना ही बड़ा सच है, मुगल साम्राज्य की सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी राजपूत और हिंदू पहचान को कभी नहीं भुलाया। उनके बनाए मंदिर आज भी उनकी आस्था की गवाही देते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वो एक सहयोगी थे जिसने एक साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की, या वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया? वो एक विजेता थे या एक संरक्षक? शायद उनकी विरासत का सच देखने वाले की नज़र में है। अंत में कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने स्वामी की कहानी सुना सकता हूँ, जैसी मैंने उसे देखा, जैसा मैंने उसे जिया। आखिरी फैसला वो तो खुद इतिहास ही करेगा।